अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2 है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन और चैप्टर नंबर 7 ACCA की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और इसको हम देखेंगे कि ये क्या, इसकी जो इलस्ट्रेशन 2 है इसकी क्वेश्चन क्या है। सांता रन्स अ लार्ज टॉय स्टोर टॉय शॉप इन विंडसर इन द ईयर एंडेड 31st August 20x5. She bought the following non-current assets: a new cash register for $5,000. This was purchased on 1st December 20x4 in the time of Christmas rush and was to be depreciated at 10% straight line. A new delivery van purchased on 31st March 20x5 at a cost of $22,000. The van is to be depreciated at 15% reducing balance. Santa charges depreciation on a monthly basis. What is depreciation charge for the year ended 31st August 20x5? ठीक है, तो इनका जो ईयर है वो एंड होता है 31st अगस्त के ऊपर जाके। पहली चीज़ तो आपको ये पता चली, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स को शो करना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन से मुराद है कि हम लोगों ने जो एसेट्स हैं उनकी कॉस्ट में से कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके बस शो करना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जिस तरह हम शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें जो चीज़ें क्लियर हैं, ईयर एंडिंग होती है 31st अगस्त के ऊपर इनकी, और 20x5 जो ईयर है इसी के अंदर इन्होंने कहा शी बॉट द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। यानी एक ही ईयर में ये दोनों एसेट्स इसने परचेज़ किए हैं। तो अब हमने देखना ये है कि 31st अगस्त जो था उससे ये 20x4 में ये 1 दिसंबर जो था इसका डिस्टेंस कितना है। तो दिसंबर से काउंट करते जाएं। दिसंबर मिसाल के तौर पे इसको 2004 ले लें, तो दिसंबर 2004, तो दिसंबर का महीना पूरा काउंट होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगस्त पूरा काउंट होगा क्योंकि 31st अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, हमारी क्लोजिंग डेट है अकाउंटिंग ईयर की, ठीक है। तो 9 मंथ्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन जो है वो काउंट करनी है कैश रजिस्टर की, और डिलीवरी वैन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये 31st मार्च 2005 पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर परचेज़ किया है तो लास्ट डेट है 31st अगस्त, तो मार्च जो है इसका महीना काउंट नहीं होगा। अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई और अगस्त का पूरा महीना काउंट होगा क्योंकि 31st अगस्त जो है क्लोजिंग है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये यहाँ पे 5 महीने जो हैं जो मैंने आपके साथ काउंट किए हैं, ये 5 महीने निकले, ठीक है। ऊपर 9 महीने निकले थे, नीचे 5 महीने निकले। तो अब हम नीचे जाएंगे, हम अपनी जो वर्किंग है उसकी तरफ, और देखें कैश रजिस्टर डेप्रिसिएशन जो है उसने 10% के हिसाब से यहाँ से 10% लिया है, और $5,000 जो थे वो एक्चुअल कॉस्ट थी, तो इसका 10% और इसको मल्टीप्लाई किया जो मैंने 9 महीने निकाले हैं 9/12, 12 टोटल मंथ्स और 9 जो है जितने मंथ्स के लिए हमने डेप्रिसिएशन काउंट करनी है। तो ये $375 जो है ये आंसर आ गया। तो डिलीवरी वैन डेप्रिसिएशन चार्ज जो है 15% $22,000 के ऊपर है, और इसके लिए मैंने मंथ्स निकाले थे 5 मंथ्स, ठीक है। मैंने आपको निकालना सिखाए, तो 5/12 करेंगे, ठीक है। 5/12 इसलिए करेंगे कि जो भी 15% अमाउंट निकलेगी 22,000 की, उसका जो बेसिकली 12 महीनों की निकलेगी, तो हम 5/12 करके उसका 5 महीनों का जो डेप्रिसिएशन है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आया $1,375। अब हमने जो लेजर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसमें एक तो है कैश रजिस्टर, ठीक है, जो कि एक नॉन करंट एसेट है। तो ये डेफिनेटली डेबिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, 5,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे जो भी आपने इसका कैश में पेमेंट की है या बैंक से पेमेंट की है, या अगर आपकी जो पेएबल है उसका नाम आएगा, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। और इस बैलेंस को यहाँ पे जब हमने क्लोज़ किया है तो फिर ये हमने बैलेंस CF यानी कैरीड फॉरवर्ड लिख दिया, और नीचे हमने इसको बैलेंस BF कर लिया यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसके अलावा कौन सा लेजर बनेगा? सेकंड लेजर हमारा बनेगा जो सेकंड हमारी डिलीवरी वैन थी उसका, ठीक है। तो डिलीवरी वैन पे चलते हैं। डिलीवरी वैन के अंदर भी डेफिनेटली ये एक नॉन करंट एसेट है, तो इसमें बेहतर ये है कि डिलीवरी वैन को पहले लिखें, कॉस्ट को ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। आगे जाके बुक में इसी तरह लिखा हुआ है इन्होंने, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो।
तो ये नॉन करंट एसेट जो है हमारा डिलीवरी वैन, उसका ये लेजर अकाउंट है। डेफिनेटली डेबिट बैलेंस होगा इसका, श्योरली 100% ये चीज़ है कि इसका डेबिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस किया है इन्होंने CF करके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ले जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम लास्ट डेट पे ये बना रहे हैं, ये जो अकाउंट्स हैं इनकी साथ साथ हम क्लोजिंग भी करते जा रहे हैं। तो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ। शो द रेलिवेंट लेजर अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंटेशन एट दैट डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है अकाउंटिंग पीरियड की 31 अगस्त 2005, उसके ऊपर हम ये लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं। इस वजह से इनको हम बैलेंस भी करते जा रहे हैं, यानी बनाए तो पहले ही होंगे डेफिनेटली, बट उनको हम साथ शो उस दिन के कर रहे हैं, इस वजह से हम इनको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहले के बने होते, लास्ट डे ना होता, तो हम इनको बैलेंस ना करते। इस वजह से लास्ट डे के शो करने हैं, इस वजह से हम इनको बैलेंस करते जा रहे हैं। क्योंकि ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमने इसी तरह 22,000 पूरे का पूरा लेके जाना है। जो भी हमारे एसेट्स के बैलेंसेस होते हैं वो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड्स में लेके जाते हैं, और जो हमारे एक्सपेंसेस के बैलेंसेस होते हैं उनको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उनको हम ख़त्म कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे चार्ज कर देते हैं। मैं कोई अगर यहाँ पे एग्जांपल दी है इन्होंने तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जनाब अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा और एक और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, दोनों का कैश रजिस्टर का अलग, डिलीवरी वैन का अलग, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा। ये जो सारे अकाउंट्स हैं इसके लिए ये एंट्री याद रखनी है आपने कि डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती है, डेबिट हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को करते हैं, क्रेडिट हम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को करते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चूँकि एक्सपेंस है हमेशा डेबिट होगा और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, हमेशा। तो अब हम दोबारा आते हैं अपना जो क्वेश्चन था उसकी तरफ। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को पहले डिस्कस कर रहे हैं, इसको हमने डेबिट करना है। दो जो डेप्रिसिएशंस हुई हैं $375 की, $375 और $1,375 से अलग-अलग, ठीक है। ये हुई है कैश रजिस्टर की और ये हुई है डिलीवरी वैन की। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में, ये मैं आपको कह रहा था कि जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं, इस वजह से इसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होता एक्सपेंस का कभी भी। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोजिंग डे है, इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए। पूरा मुकम्मल जो था 17,750 डॉलर्स जो है वो मुकम्मल हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे, यानी कि एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। तो इनको बैलेंस कर दिया और हमेशा एक्सपेंस को मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले जाते हैं। इसके ऊपर जो दो लेजर अकाउंट्स हैं जो कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैश रजिस्टर का है, उसमें हम क्रेडिट करेंगे इसको 375 से, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे, यानी क्रॉस रेफरेंस वाला अकाउंट, ठीक है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट होती है, जो मैंने आपको एंट्री दिखाई उसके मुताबिक। तो ये हमने 375 से इसको क्रेडिट कर दिया और इसको फिर हमने बैलेंस CF कर दिया। चूँकि जो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एक्सपेंस नहीं है, इस वजह से इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 375 को, और इसमें हमने बैलेंस BF कर लिया, यानी 375 हम नेक्स्ट ईयर में ले गए। इसी तरह कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन जो डिलीवरी वैन है उसकी जो है उसको क्रेडिट किया अकाउंट को, यानी ये बेसिकली एक लेजर अकाउंट है कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन का सेपरेट, ठीक है। ये सेपरेट अकाउंट है और ये सेपरेट अकाउंट है। तो 1375 से क्रेडिट इसको किया, ठीक है, सबसे पहले, और क्रॉस रेफरेंस में लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। वो कहाँ से, नीचे से देख के कि ये वाला हमने अकाउंट जो है इसके अगेंस्ट डेबिट किया हुआ है, तो ये हमने इसको क्रेडिट किया है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। अब इसको जब हमने क्लोजिंग की यहाँ पे तो ये 1375 आ गया। यहाँ पे भी हमने बैलेंस जो है CF कर दिया और यहाँ पे भी हमने इसको क्लोज़ कर दिया, और इसमें नीचे हम ले गए नेक्स्ट काउंटिंग जो पीरियड है उसमें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया $1,375 से, ठीक है। तो ये हमने 5 इसके अंदर जो है लेजर अकाउंट्स बनाए हैं जो मैंने आपको शो किए हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा ये है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एट 31 अगस्त 2005, और इसमें नॉन करंट एसेट आपने लिखे, इनकी कॉस्ट लिखी, कॉस्ट में से कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी, और कॉस्ट में से कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी जो बचा ये कैरी जो अमाउंट है या जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं वो निकल आई, ठीक है। तो ये हमने ये बुक वैल्यू इनकी निकाल ली दोनों की, और इनको टोटल कर दिया, ठीक है। कॉस्ट को भी टोटल कर दिया, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन को भी टोटल कर दिया, और कैरिड अमाउंट जो है या जो बुक वैल्यू है उसको भी टोटल कर दिया। तो यहाँ पे ये ख़त्म होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी, इस पूरी जो एग्ज़ाम्पल है इसकी।